हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे। खैर अब तो लॉकडाउन ऑलमोस्ट खुल चुका है, बट फिर भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को खोलने की परमिशन अभी नहीं मिली है। जल्द ही ये शुरू होने वाला है, जल्दी शुरू हो जाएगा। फिर हम लोग फेस टू फेस बातें करेंगे क्लास में। फिलहाल अभी इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग वैद्युत स्थिति के लेक्चर 13 करेंगे। उसमें हम लोग विद्युत द्विध्रुव पढ़ रहे हैं। अभी विद्युत द्विध्रुव में हमने दो टॉपिक पढ़ा था। विद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता कैसे निकालेंगे। अब तीव्रता कहाँ निकालेंगे, तो उसके लिए दो बिंदु हम लोग बात कर चुके हैं। द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर, जैसे ये अगर आपका कोई द्विध्रुव है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसके लिए दो बिंदुओं पर हमने तीव्रता निकाल दिया है। कहाँ कहाँ? अक्षीय बिंदु पर। अक्षीय बिंदु कौन सा होगा? ये अक्षीय बिंदु होगा। निरक्षीय बिंदु कौन होगा? जो इसके मध्य बिंदु से पास करे और अक्ष के लंबवत हो। ये यहाँ पर भी हमने तीव्रता निकालनी है, यहाँ पर भी तीव्रता निकालनी है। आपको याद होगा यहाँ पर तीव्रता के व्यंजक कितना आया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/x³। अगर डिस्टेंस x है तो r है तो r³ होगा। यहाँ पर कितना आया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/x³। इसमें चीज और मिला था आपको। यहाँ पर जो तीव्रता थी ये p की दिशा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है। बिंदु A पर जो तीव्रता की दिशा मिली थी उसी दिशा में मिली थी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में। जबकि निरक्षीय बिंदु पर कहाँ मिली थी? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में। और एक चीज और हमने देखा था कि निरक्षीय बिंदु वाला अक्षीय बिंदु के आधा होगा। यह कह सकते हैं कि अक्षीय बिंदु वाला निरक्षीय बिंदु के 2 गुना होगा। इतना हम लोग कर लिए थे। आगे हम लोग बात करेंगे अन्य बिंदु पर। किसी अन्य बिंदु पर तीव्रता कितनी होगी? अन्य बिंदु का मतलब होता है, मैंने बताया आप लोग पिछले क्लासेस में, कि एक ऐसी रेखा जो उसके मध्य बिंदु से पास करे। कहाँ से पास करे? मध्य बिंदु से पास करे और अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती हो। उस बिंदु को हम लोग अन्य बिंदु कहते हैं। अब यहाँ पर अन्य रेखा के x दूरी के किसी बिंदु पर आपको तीव्रता निकालनी है। कैसे निकालेंगे? बहुत सारे तरीके हैं। एक तो तरीका है -q का निकाल लें, +q का निकाल लें, दोनों को जोड़ दें। काफ़ी कैलकुलेटिव आएगा, काफ़ी लेंदी होगा। एक आसान और टेक्निकल तरीका है जिसमें हम लोग प्रीवियस नॉलेज का उपयोग करते हुए कर सकते हैं। वो क्या है? तो ये बिंदु न तो अक्षीय है न निरक्षीय है। हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रयास करके इसको अक्षीय और निरक्षीय दोनों बना देंगे। अक्षीय के लिए भी तीव्रता लिख देंगे, निरक्षीय का भी फॉर्मूला लिख देंगे और दोनों को जोड़ देंगे। कि कैसे बनेगा? अब यहाँ आते हैं। ये आपका द्विध्रुव है और ये द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है। अब इस द्विध्रुव आघूर्ण को जो एक सदिश राशि है P, इसके चाहे तो हम दो अवयव ले सकते हैं, एक इस दिशा में और इसके लंबवत दिशा में हो सकता है। ये आपका P है, P के दो अवयव होंगे, ठीक है। ये P है, P के दो अवयव होंगे। इसका इधर लेंगे, जिस अक्ष के साथ थीटा बन रहा है उस दिशा में कितना होगा? P cos थीटा। और इसके लंबवत वाले में कितना होगा? P sin थीटा। हमने क्या किया?
इस P को दो भाग में तोड़ दिए, P cos थीटा और P sin थीटा। ये P cos थीटा और P sin थीटा कैसे हैं? लंबवत अवयव हैं। अवयव लेना जानते हैं, सदिश में पढ़े हैं 11th क्लास में, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर कर रहे हैं। ये जो आपका P है इसको हम दो भाग में तोड़ देंगे, दो, एक इस दिशा में होगा P cos थीटा, ये P का अवयव हुआ, कितना? P cos थीटा, और एक इस भाग दिशा में होगा, ये क्या होगा? P sin थीटा। अब हमारे पास P नहीं रहा, P का हमने दो अवयव ले लिया, P cos थीटा और P sin थीटा। P cos थीटा की दिशा उसी बिंदु की दिशा में है, जबकि P sin थीटा की दिशा उसके लंबवत दिशा में है। कैसे है? लंबवत दिशा में। अब आप लोग ध्यान होगा, अगर ये P की दिशा है, यहाँ वाला बिंदु क्या कहलाएगा? अक्षीय कहलाएगा, और उसके लंबवत वाला क्या कहलाएगा? निरक्षीय कहलाएगा। इज इट क्लियर? तो ये बिंदु जो C है, ये कौन बिंदु होगा? अक्षीय कि निरक्षीय? तो हम कहेंगे दोनों होगा। कैसे? P cos थीटा के लिए, P cos थीटा जैसे ये P की दिशा है, इस दिशा में होगा तो क्या होगा? अक्षीय होगा। ये P cos थीटा है, इसकी दिशा में है ना, तो क्या होगा? ये अक्षीय होगा। इसके लिए लेंगे, इस द्विध्रुव के लिए, जिसका मान द्विध्रुव आघूर्ण कितना है? P sin थीटा, उसके लिए कौन सा होगा बिंदु? ये निरक्षीय होगा। कौन सा होगा? निरक्षीय बिंदु होगा। तो अक्षीय बिंदु के लिए हम जानते हैं उसी की दिशा में होता है P का मान, और निरक्षीय के लिए कहाँ होता है? द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में। ये हम पहले पढ़े हुए हैं, अक्षीय की तीव्रता निरक्षीय की तीव्रता निकालने हैं, उसमें पढ़े हैं, ठीक है। तो हम फिर से बता रहे हैं, हमने क्या किया? हमारे पास एक द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण है P। हमने इसको दो अवयवों, दो लंबवत अवयवों कहने में तोड़ दिया। इस प्रकार तोड़ा कि बिंदु C जो है P cos थीटा के लिए अक्षीय हो जाए और P sin थीटा के लिए निरक्षीय हो जाए। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए, अब अक्षीय की तीव्रता निकालेंगे। अक्षीय की तीव्रता की दिशा क्या होती है? द्विध्रुव आघूर्ण के दिशा में E कहलाएगा E अक्षीय, और इसके लिए कितना होगा? निरक्षीय दिशा क्या होती है? उसके विपरीत दिशा में, द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में। द्विध्रुव आघूर्ण दिशा ये है, इसके विपरीत क्या होगा? ये होगा। E निरक्षीय। तो आप देख रहे हैं, आपको दो सदिश मिल गया, E अक्षीय और E निरक्षीय। ये दोनों कैसे होंगे? एक दूसरे के लंबवत होंगे, ठीक है। क्यों लंबवत होंगे? ये रेखा और ये रेखा क्या होगी? एक दूसरे के लंबवत होगी। ये दोनों तीव्रता जो है एक दूसरे के क्या हो गए? लंबवत हो गए। अब क्या करना है? इन दोनों को जोड़ देना है। अभी तक यही करता है ना, किसी बिंदु पर कुल तीव्रता निकालनी हो तो हम वहां पर क्या किए थे? दोनों आवेशों का तीव्रता निकाल के जोड़ दिए थे। यहाँ पर हमने क्या किया है? आवेश के कारण नहीं निकाल रहे हैं, पूरे द्विध्रुव के कारण निकाल रहे हैं। क्योंकि द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर जानते हैं, निरक्षीय बिंदु पर जानते हैं। तो अक्षीय वाला का लिख लिए, निरक्षीय वाला का लिख लिए, और दोनों को जोड़ देंगे। अब चूंकि दोनों तीव्रता एक सदिश राशि है, तो कुल तीव्रता कितनी होगी? E बराबर E अक्षीय प्लस E निरक्षीय। अब ये दो सदिश हैं, दो सदिश को जोड़ना है, उनके बीच का कोण कितना है? थीटा बराबर कितना है? 90 डिग्री। कितना है ये? 90 डिग्री। अब जब दो सदिशों दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो उनका परिणामी क्या होता है?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। दैट इंप्लाइज ई बराबर हो जाएगा, परिमाण निकालेंगे तो ई अक्षीय का स्क्वायर प्लस ई निरक्षीय का स्क्वायर। बस हो गया, फिजिक्स कंप्लीट। अब मैथमेटिकल टर्म बच गया। फिजिक्स एक बार फिर सब समझते हैं। हम लोग क्या करना है, आपके पास एक द्विध्रुव है, ठीक है, एक विद्युत द्विध्रुव है। इसके लिए हमको किसी अन्य बिंदु पर, यहाँ पर तीव्रता निकालनी है। हमने क्या किया, इस द्विध्रुव को इस बिंदु पर तीव्रता निकालनी है, यहाँ पर ये कोण थीटा है। हमने क्या किया, इस द्विध्रुव आघूर्ण को दो भाग में तोड़ दिए, एक इसी के भाग में और इसके लंबवत में, ठीक है। तो इधर जो द्विध्रुव आघूर्ण मिला, कितना मिला, P cos थीटा, और इधर कितना मिला, P sin थीटा। P cos थीटा के लिए बिंदु क्या होगा, अक्षीय, और P sin थीटा के लिए क्या होगा, निरक्षीय। तो दोनों मिल गए यहाँ पर, अक्षीय और निरक्षीय। वो दोनों एक दूसरे कैसे हो गए, लंबवत हो गए। उन दोनों को जोड़ देंगे, सदिश योगफल। अब परिमाण निकालना हो, जब दो सदिशों के बीच कोण 90 डिग्री होता है तो परिणामी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। इसमें तो नोट करें। तो आगे हम लोग जिसको एक्सप्लेन किए हैं, फिजिक्स इसका जो पढ़े हैं, उसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं। हमने यहाँ पर लिख दिया है, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। हमने क्या लिखा, माना कि किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P है। एक हमने विद्युत द्विध्रुव लिया, उसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, P है। इस द्विध्रुव के किसी अन्य बिंदु C पर, अन्य बिंदु कौन है, अन्य बिंदु जानते हैं आप लोग। अन्य बिंदु का मतलब होता है एक ऐसी रेखा जो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से पास करे और अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती हो, अन्य रेखा कहलाती है, और उसका कोई बिंदु अन्य बिंदु कहलाता है। करने के लिए द्विध्रुव आघूर्ण P को दो लंबवत अवयवों में इस प्रकार विभक्त करते हैं कि, हमने दो लंबवत अवयव, ये और दूसरा, ये लंबवत हो गया ना दूसरे के, इस प्रकार विभक्त करते हैं कि P cos थीटा के लिए, P cos थीटा के लिए बिंदु C जो हो क्या हो जाए, अक्षीय हो जाए। P cos थीटा के लिए बिंदु C अक्षीय, एवं P sin थीटा के लिए, इसके लिए C क्या हो जाए, निरक्षीय हो जाए, ठीक है। इतना तो लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब तीव्रता का फॉर्मूला लिखेंगे। कब, जब बिंदु C अक्षीय हो तब, और जब बिंदु C निरक्षीय हो तब। अब दोनों का फॉर्मूला जानते हैं। अतः बिंदु C जब अक्षीय होगा तो E अक्षीय का फॉर्मूला क्या होता है, अभी लिखे थे हम लोग, याद है, 1/4πε0 2p/x3। यहाँ पर P नहीं होगा, द्विध्रुव आघूर्ण P इस द्विध्रुव के लिए था, लेकिन हमारे पास द्विध्रुव ये है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, P cos थीटा बटा में x3। समीकरण 1 कर सकते हो। और बिंदु C जब निरक्षीय होगा, P निरक्षीय का मान कितना होता है, 1/4πε0 P नहीं, P sin थीटा बाई x3, ठीक है। अक्षीय वाला भी लिख लिए, निरक्षीय वाला भी लिख दिए। अब यहां पर चूंकि, अतः ये लिखो, दैट इंप्लाई बिंदु C पर, ऐसे लिखते हैं, बिंदु C पर कुल तीव्रता E बराबर सदिश रूप में E अक्षीय प्लस E निरक्षीय। अब इसका सदिश योगफल निकालना है। तो ये दोनों कैसे हैं,
वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा आप लोग। ये दोनों जो है अक्षीय और निरक्षीय एक दूसरे के लंबवत है। क्योंकि ई अक्षीय एवं ई निरक्षीय एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। अतः ई बराबर लंबवत का मतलब कितना, थीटा बराबर 90 डिग्री। और जब जो दो सदिशों के बीच कोण 90 डिग्री होता है तो परिणामी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। ई बराबर हो जाएगा ई अक्षीय का स्क्वायर प्लस ई निरक्षीय का स्क्वायर। समीकरण 3। बस क्या करना है, 1 और 2 का मान कहाँ रख देना है, समीकरण 3 में। बस हो गया आपका। मैंने गलती साफ कर दिया, देख लीजिएगा। लिखेंगे क्या, समीकरण 1, 2 और 3 से ई बराबर हो गया, ई अक्षीय कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाई एक्स क्यू का होल स्क्वायर प्लस निरक्षीय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p साइन थीटा बाई एक्स क्यू का होल स्क्वायर, इस सब का होल स्क्वायर हो गया यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, अब बस मैथमेटिक्स है, सॉल्व कर ले। ये स्क्वायर है, स्क्वायर वाली चीजें जो रूट में होती हैं वो बाहर आ जाती हैं, रूट से बाहर आ जाती हैं। स्क्वायर में क्या क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, दोनों बाहर आ जाएगी। एक्स क्यू ये भी बाहर आ जाएगा, और क्या p और p ये भी बाहर आ जाएगा। इसमें क्या बचेगा, 2 cos थीटा का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा, इसमें क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो हम कुछ चीजों कॉमन लेंगे, समझ रहे हैं मेरी बात। जो चीजें या ऐसे आप एक लाइन पर लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किस पर समझ लीजिए, उसके बाद नोट करते हैं। हमने ये बताया, इसे देखो 3a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a स्क्वायर, ये दो टर्म है, इन दोनों में कुछ चीजें कॉमन है। तो कैसे करेंगे, 3a स्क्वायर 1 प्लस 2, यही होगा, कॉमन ले लिया हमने। 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, 1 प्लस 2 3, जो भी है। तो करने मतलब ये, इसी तरह से हम यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जो चीजें कॉमन है दोनों में, स्क्वायर में है तो बाहर आ जाएंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, p/x3 ये बाहर आ गए, रूट से बाहर आ गए। रूट में क्या बचा, 2 cos थीटा का स्क्वायर 4 cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बस ये आपका हो गया। चाहे तो थोड़ा सा और से सॉल्व कर सकते हैं, e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/x3। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, 4 cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 3 cos थीटा प्लस cos थीटा प्लस लिख सकते हैं 4 cos थीटा को हमने क्या लिख दिया, 3 cos थीटा प्लस cos थीटा 4 हो गया प्लस sin थीटा। ये दोनों कितना हो जाएगा,
1 हो जाएगा। तो क्या बचा 1 + 3 cos थीटा। इसको लिख सकते हैं 1 + 3 cos थीटा। ये आपको निकल गया कहाँ के लिए, इस बिंदु के लिए, अन्य बिंदु के लिए। अन्य बिंदु जो है ये जनरल केस हो गया, अक्षीय और निरक्षीय स्पेशल केस है, लेकिन जो अन्य बिंदु है वो जनरल केस है। कैसे? अब देखिए बिंदु कैसे बदलता है, कोण से। अगर अक्षीय होता तो कहाँ होता, यहां पर होता, ये कोण कितना हो जाता 0 डिग्री। ये बिंदु यहां आ जाएगा ए पर, ये लाइन ऐसे आ जाएगी, कोण कितना हो जाएगा 0 डिग्री। ये बिंदु सी जब यहां आ जाएगा यहां पर, ये कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ऐसे मिलाओ कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो जब 0 डिग्री हो तो अक्षीय होगा, 90 डिग्री हो तो निरक्षीय होगा। तो आप देख सकते हैं इस फॉर्मूला से, दोनों फॉर्मूला अगर ये आपको याद रहता है तो अक्षीय वाला और निरक्षीय वाला दोनों लिख सकते हैं। जब थीटा बराबर 0 डिग्री, ई कितना हो जाएगा, मान रखिए इसमें cos 0 का मान कितना होता है 1 × 3 + 1। तो 1 × 3, 3 + 1 4 √2 कितना हो जाएगा। और बात यही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले से है और 2 बाहर आ गया, कितना हो जाएगा 2p/x3। आपको याद आ रहा होगा ये किसके लिए होता है, अक्षीय के लिए। किसके लिए होता है, अक्षीय के लिए। जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए तो ई कितना होगा cos 90 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, 1 का √1 ये बच जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e/x3। ये आपको मिल गया किसके लिए, ये किसके लिए आता है निरक्षीय के लिए। तो आप कह सकते हो ये अक्षीय का हो गया, निरक्षीय का होगा, ये अन्य के लिए हो गया। ये जो हमने टॉपिक पढ़ा आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीनों टॉपिक कौन कौन, अक्षीय वाला जो हम लोग निकाल चुके हैं, निरक्षीय भी निकाल चुके हैं, और आज अन्य बिंदु का भी देख लिए। तो तीनों आप लोग कॉपी में अच्छे से नोट कर लें, इसको बार बार प्रैक्टिस करें। ये एक क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग का तैयार हो गया। तीनों पढ़ने के बाद एक माना जाएगा, इसलिए कि तीनों में से कोई एक आता है, कोई एक आएगा, अक्सर आता है। तो इसलिए आप इसको सीरियसली अच्छे से तैयार कर लेंगे, क्योंकि जब हम एग्जाम देने के समय आएंगे तो एक बार देखेंगे तो रिकॉल हो जाएगा कि हमने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, तो तैयारी करने का कुछ तरीका ये होता है कि आप चीज़ों को पढ़ें, समझ लें, समझने के बाद बार बार लिखें कि आप लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। कि मैं बताऊँ आपको, एग्जाम में आप उसी क्वेश्चन को अच्छे से लिख सकते हैं और अच्छा मार्क्स मिल सकता है जिसको आपने बार बार प्रैक्टिस किया है। एक बार आप पढ़ के जाएंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, कुछ चीज़ें छूट जाएंगी बीच में, आपको मिस माइंड हो जाएगा और छूट जाएगा। और एक और बात है, ये साइंस है, जहाँ अगर आपका पेन स्टॉप हुआ फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए ऐसा प्रैक्टिस करें, इतना बार लिखें को एकदम दिमाग में सेट हो जाए, लिखना शुरू करें तो अंत तक लिख लें। ठीक है, बाकी चीज़ों को बार बार लिखें। तो आज इतना रहने देते हैं। अगले क्लास में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, इसी से, द्विध्रुव से ही। तो 2 मार्क्स में आता है और अक्सर आता है कि अगर कोई द्विध्रुव हो, किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, एक समान विद्युत क्षेत्र में। वही बाहरी क्या है, एक समान क्या, उसी क्लास में बात करेंगे। तो उस पर क्या होगा। अब चूंकि द्विध्रुव है तो 2 आवेश हैं, तो आवेश को क्षेत्र में रखेंगे तो बल लगेगा। अब जब 2 बल लगेगा तो क्या होगा, हम देखेंगे कि घूमने लगेगा। और घुमाने के लिए क्या चाहिए होता है, बल आघूर्ण चाहिए होता है। किसी चीज़ को खिसकाने के लिए बल चाहिए, लेकिन किसी को घुमाने के लिए क्या चाहिए, बल आघूर्ण। जैसे दरवाजा खोलना हो तो बल का प्रभाव होता है, इसको बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण दरवाजा खोलता है। वैसे हम देखेंगे कि जब कोई द्विध्रुव बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रखा है
तो घूमना शुरू करेगा, उस पर बल आघूर्ण लगने लगेगा। तो कितना लगेगा, कैसे होगा, उसका एक्सप्रेशन हम अगले क्लास में निकालेंगे और 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 अक्षीय बिंदु पर, निरक्षीय बिंदु पर और अन्य बिंदु पर। द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई एक्स क्यूब, निरक्षीय बिंदु पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई एक्स क्यूब। अब ये देखिए थोड़ा सा ट्रिक, अक्षीय हो, निरक्षीय हो या अन्य हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, p बाई एक्स क्यूब, p बाई एक्स क्यूब, p बाई एक्स क्यूब। अंतर क्या है, एक में 2 है, एक में कितना है 1 है, और एक में कितना है √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। चीजें मैक्सिमम चीजें कॉमन है, अक्षीय वाले में 2 है, निरक्षीय वाले में 1 है, और अन्य वाले में 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा है। इस तरह से आप अपने अनुसार ट्रिक बना के जैसे भी याद कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि अक्षीय बिंदु पर तीव्रता का व्यंजक होता है, 4 ऑप्शन दे देगा। निरक्षीय बिंदु पर तीव्रता का व्यंजक होता है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक सही होगा। अन्य बिंदु पर तीव्रता का व्यंजक होता है, ठीक है। और एक और पूछ सकता है कि अक्षीय के अपेक्षा निरक्षीय पर तीव्रता का मान आधा होता है, दुगुना होता है, 3 गुना होता है, 4 गुना होता है। समझे मेरी बात, ये अक्षीय बिंदु है 1 मीटर पर, यहाँ पर तीव्रता 50 है, तो 1 मीटर पर निरक्षीय पर कितना होगा, 50 होगा, 25 होगा, 100 होगा, 200 होगा। तो अक्षीय के अपेक्षा निरक्षीय पर कितना होता है, आधा होता है। दूरी बराबर है तो कंडीशन है कि दूरी बराबर होनी चाहिए, तो कितना होता है आधा। अक्षीय पर कितना दिया था 50, तो निरक्षीय पर कितना होगा 25। आसानी से बना सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सवाल आप तब अच्छे से कर पाएंगे जब आप सब्जेक्टिव को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल क्या आएगा कोई नहीं कर सकता। कुछ सवाल रिपीट होते हैं हर साल, लेकिन मैक्सिमम सवाल अनसीन होते हैं। अनसीन का मतलब आपने कभी देखा नहीं है, हो सकता है किसी किताब में भी नहीं हो, वो 20 से उठा के दे दिया गया। लेकिन अगर आप 20 से अच्छे से पढ़े होंगे तो चाहे कोई भी सवाल दे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं उम्मीद करूंगा आप लोग मेहनत कर रहे हैं और अच्छे से मेहनत कीजिए। और जैसे अभी बहुत सारे लोग क्वेश्चन भेज रहे हैं कि सर ये मुझे दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, मैं इनको सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो जिनको भी जो समस्या हो, कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो, आप भेजिए, नहीं बनना भेजिए, उसको सॉल्व करके आप तक पहुँचाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थैंक यू।